नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की चर्चा छेड़कर सबको चौंका दिया है। सब लोग हैरान हैं और कुछ लोग घबराए हुए भी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये भी बात कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को क्यों बुलाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही इंडिया की बैठक मुंबई में 2 दिन की चली है और उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि वहां पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली गई है और सब लोग अब तैयार हो गए हैं एनडीए के खिलाफ एकजुट होने के लिए। नया नारा दिया गया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं अभी तक, उन्होंने साफ कहा है कि हम लोग तैयार हैं। और उन्होंने भी इस बात की आशंका जताई आज इस बैठक के बाद कि नरेंद्र मोदी या जो मौजूदा सरकार है वो जल्दी चुनाव करा सकती है। तो हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना होगा। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमें ये लड़ाई लड़नी है और शिवसेना ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन पहले चर्चा करते हैं संसद के विशेष सत्र की और उससे भी बड़ी बात कि क्या देश में एक देश एक चुनाव यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होना मुमकिन है क्या? क्या वजह है? क्या इसका फायदा होगा? क्या इसका नुकसान होगा? और सरकार, मोदी सरकार क्यों ऐसा कर रही है और क्या वो वाकई गंभीर है इस मसले पर? सरकार ने एक कमेटी भी गठित कर दी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, नेतृत्व में। यदि देखें हम लोग एक साथ चुनाव की मशक्कत का सफर पुराना सफर है। वैसे तो लालकृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे तब उसकी चर्चा हुई थी 1999 में। सबसे पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। फिर 2015 में भी संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव को बेहतर बताया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 2016 में राज्यसभा में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की थी, सहमति दी थी और कहा था कि इससे देश आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और हमारे जो डेवलपमेंट के काम है उसमें फायदा होगा। उसके बाद 2018 में भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी सुझाव दिया गया। हालांकि उसमें कहा गया कि ये इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, कई संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, कई चीजों को देखना पड़ेगा। लेकिन उनकी राय है, लॉ कमीशन की राय है कि एक साथ एक चुनाव कराने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात लॉ कमीशन ने भी कही है। और इसके बाद 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे बताया गया कि निर्वाचन अधिकारियों से भी मुलाकात की थी और उनसे पूछा था कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या मुश्किलें सरकार को या चुनाव आयोग को हो सकती है। इस सब पर भी उन्होंने चर्चा की थी। और आपको याद हो तो 2019 के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। मुश्किल है कि कुछ लोग समझते हैं कि कैसे हो पाएगा, तो इसकी संभावनाएं या जो रिपोर्ट कही गई है उसमें बताया जाता है कि कैसे लागू किया जा सकता है। शुरुआत में 5 साल में 2 बार यानी 2 चरणों में चुनाव हो, 2 साल के बाद एक चुनाव हो फिर दूसरा हो। जैसे 2024 में आम चुनावों के साथ साल 23 और 25 के विधानसभा चुनावों को, जो 23 में, 24 में और 25 में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों को एक साथ कराया जाए। और उसके लिए विधानसभाओं का कार्यकाल या तो घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, यानी जो 2025 तक जिनके विधानसभा का अवधि है उसको घटाया जाए या 2023 में जिनकी खत्म हो रही है उसको बढ़ाया जाए। इस तरह से 15 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये काम किया जाए तो 2024 के साथ 15 राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, राज्य भी शामिल हैं, उनका हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरा चरण हो जिसमें 2026 और 2028 में चुनावों में ऐसा किया जाए जब 2026 और 2027 के चुनावों को, जो विधानसभाएं हैं, उनको सबको मिलाकर उनके साथ एक साथ किया जाए। ऐसे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसमें संविधान के आर्टिकल 172 को में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी जो विधानसभाओं के कार्यकाल को तय करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि बार बार ये चर्चा की जाती है कि एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं, क्योंकि विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग हो सकता है। क्योंकि यदि कोई सरकार, कोई राज्य में कोई गठबंधन या कोई पार्टी उस बहुमत खो देती है तो वहां पर सरकार गिर सकती है। तो उसके लिए एक सुझाव दिया गया है, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। उसका मतलब है कि जब कोई विपक्षी दल किसी सरकार के खिलाफ, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां अविश्वास प्रस्ताव रखता है तो वो
एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट का भी प्रस्ताव उसमें रखे, जिसे रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कहा जा सकता है। यानी सरकार गिरे नहीं और जब तक चुनाव की अवधि पूरी नहीं होती है, कार्यकाल पूरा नहीं होता लोकसभा या विधानसभा का, तब तक वो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट वहां पर करे। यानी कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए। अभी तक ये होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो सरकार गिर जाती है और उसके बाद एक्सरसाइज होती है नई सरकार बनने की। कई बार होता है कि वो सरकार नहीं बना पाते दूसरे दल जो मिलकर, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा आपको ध्यान होगा 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसके बाद विश्वास प्रस्ताव था, वहां पर जब वो सरकार गिर गई तो उसके बाद जो दूसरी पार्टियां थी वो सरकार नहीं बनाई गई थी। क्या ये सरकार सीरियस है इस मामले को लेकर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले को लेकर सीरियस है? क्योंकि अक्सर ये बातें होती रहती है कि एक देश एक चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती रहती है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे में है, लेकिन क्या ऐसा होगा? जैसे मैंने जिक्र किया कि 2016 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बार बार जिक्र किया, अभी भी इसका जिक्र 2023 में भी किया। लेकिन उसका एक बड़ा कदम जो कि वो सरकार गंभीर है, मोदी सरकार गंभीर है एक देश एक चुनाव कराने के लिए, उसका बड़ा कदम ये उठाया गया है कि आज एक घोषणा की गई एक कमेटी बनाने की जो एक देश एक चुनाव पर काम करेगी और उसकी अध्यक्षता, उसकी लीडरशिप पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई है। ये देश में पहली बार हो रहा है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिटायर होने के बाद या पद छोड़ने के बाद कोई जिम्मेदारी दी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, तो इस पर भी चर्चा होगी। इसका मतलब है कि सरकार सीरियस है। इसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, इस कमेटी को क्या मैंडेट होगा, कितना समय दिया जाएगा, ये सब चीजें इस कमेटी को देखना है, उसको गौर करना है, सारे पहलुओं को गौर करना है, किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन सब की चर्चा ये कमेटी करेगी। आम लोगों से भी राय लेगी, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी राय लेगी और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तय जो है बनाकर देगी। उस रिपोर्ट को सरकार संसद में पेश कर सकती है। जो जरूरी संविधान में संशोधन है आर्टिकल 172 में, आर्टिकल 84 में, आरपीए यानी रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून में और तमाम कानूनों 5 कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या उन सब की तैयारी कर ली गई है? दूसरी बात कही जाती है कि इसके पक्ष में बात होती है कि क्या है, इसका फायदा क्या है, आखिर बार बार चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी ने 2 बातों पर जोर दिया। एक बात कहा कि जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हर बार चुनाव हमारे लगातार महंगे होते जा रहे हैं। सरकारों का भी, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी चुनावों पर खर्चा बहुत होता है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका भी खर्चा बहुत होता है। तो उस खर्चे में कमी की जा सकेगी। करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो उस खर्चे में कमी की जा सकती है यदि दोनों चुनाव एक साथ हों, लोकसभा के और विधानसभा। दूसरा बड़ा तर्क था प्रधानमंत्री का कि बार-बार चुनाव होने से पूरा देश जो है इलेक्शन मोड में रहता है। हर साल कुछ-कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। आपने देखा कि अभी यहाँ पर कर्नाटक के चुनाव खत्म हुए थे, हिमाचल के चुनाव हुए थे और अब फिर नवंबर में 5 राज्यों के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम के चुनाव होने वाले हैं। फिर अगले साल भी पहले 2024 के चुनाव हैं मई में लोकसभा के, उसके साथ 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और फिर उसी साल नवंबर में भी कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। तो हमेशा लगता है कि इलेक्शन मोड में है देश और उससे विकास कार्यों पर रोक लगती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जब आचार संहिता लग जाती है तो वहाँ सरकार कोई फैसले विकास के या नीतिगत फैसले नहीं कर पाती, तो उससे विकास की गति में अवरोध आता है, विकास की गति रुकती है। ये 2-3 बड़े कारण बताए गए हैं जिससे कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब इसके विपक्ष में क्या बात है, इसके खिलाफ लोग जो है वो क्या बात करते हैं, क्यों नाराज हैं? पहली बात है कि वो ये कहते हैं कि ये जो फैसला है ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के ही खिलाफ है, संघीय जो ढांचा है उसके खिलाफ है। विधानसभाओं को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाना चाहिए, लोकसभा को अपना कार्यकाल पूरा करना दिया जाना चाहिए। और क्यों विधानसभाओं के सत्र को जो अवधि है उसे कम किया जाए या बढ़ाया जाए। फिर अगर विधानसभा भंग हो जाती है या वहाँ पर जो सरकार है वो गिर जाती है तो दूसरी सरकार की व्यवस्था मिले, या वो क्यों इंतजार करे अगले चुनाव के आने तक का। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बात की जाती है। दूसरा एक बड़ा तर्क दिया जाता है वो है कि क्या जो नेशन के चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो उससे जो छोटे क्षेत्रीय दल है खासतौर से उनको बड़ा नुकसान होगा।
होगा। इसका बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को तो फायदा हो सकता है, नेशनल पार्टीज को तो फायदा हो सकता है कि उनके पास इतने नेता होते हैं, उनके पास इतने संसाधन होते हैं, इतना पैसा होता है कि वो एक साथ सभी विधानसभाओं में और लोकसभा के लिए भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे क्षेत्रीय दल है वो इस लड़ाई में पिछड़ जाएंगे। वो उनके पास मौका नहीं होगा कि वो एक साथ कई राज्यों में या लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में अपना चुनाव प्रचार कर सकें, संसाधन लगा सकें। इतने नेता भी उनके पास नहीं होते हैं कि वो उसके लिए चुनाव प्रचार में जा सके। तो ये क्षेत्रीय दलों के, छोटे दलों के खिलाफ है। एक और तर्क दिया जाता है कि मोटे तौर पर जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं तो जो केंद्र में दल होता है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, उसके पक्ष में वो मूड है लोगों का बना रहता है। और जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें 70% 80% टाइम ऐसा होता है कि विधानसभा में जो वोट है वो भी लोकसभा की सरकार के साथ ही दिया जाता है। तो इसका बड़ा नुकसान होता है। हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं कि ऐसा नहीं होता। लोकसभा के साथ हुए चुनावों में भी ऐसा नहीं होता और लोकसभा के आसपास हुए चुनावों में भी नहीं होता। पिछली बार आपने देखा होगा कि उड़ीसा में चुनाव हुआ था तो वहाँ बीजेपी नहीं आई थी, बीजेपी की सरकार रही थी। 6 महीने बाद जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को पूरी सीटें मिल गई थी विधानसभा में, जबकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिल गई थी। इसी तरह से 6 महीने पहले हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी जो मैंडेट था वो अलग अलग था, यानी विधानसभाओं के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग। लेकिन ये एक बड़ा तर्क दिया जाता है और क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी लेकर चिंता तो जाहिर की जाती है। खैर, इस सब का मतलब ये नहीं है कि अब कल ही जो है चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के और विधानसभा के साथ साथ, क्योंकि अब राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। तो साफ है कि वो कमेटी जब भी उसको जितना वक्त दिया जाएगा, मैंडेट दिया जाएगा, उसमें वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, वो सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी। जो और स्टेक होल्डर्स हैं, यानी लॉ मिनिस्ट्री है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चुनाव आयोग है, इन सबसे भी बात करेगी, राज्य सरकारों से बात करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तय करेगी। क्योंकि ये बात होती है कि जब भी चुनाव होते हैं तो हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए परेशानी होती है और इसीलिए कई बार हमारे यहाँ 6-6 चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। तो क्या जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो क्या हमारे पास इतना पर्याप्त सुरक्षा बल होगा कि देश भर में एक साथ चुनाव कराए जा सके? दूसरा एक बड़ा काम होता है बैलेट बॉक्सेस का, यानी ईवीएम मशीन्स का। आजकल ईवीएम मशीन चलती हैं। इस समय बताया गया कि 2 मिलियन यानी 20 लाख ईवीएम मशीन हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो 60 लाख ईवीएम हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो सरकार इसकी तैयारी कर रही होगी या तो, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अब बात यह है कि क्या एक देश एक चुनाव से किसी को खतरा है? क्यों विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं? लगातार इसका विरोध हो रहा है। इंडिया गठबंधन के जो बहुत सारे दल हैं उन्होंने भी इस पर विरोध जताया है। पहली बात तो ये कही है कि सरकार ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, पूरी राय मशवरा करना चाहिए। वो तो जाहिर है कि उस पर राय मशवरा होगा, लेकिन क्या इससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए ऐसा दांव खेलना चाहते हैं? इस सब की भी बात हो रही है। और क्या इंडिया गठबंधन अब लगातार मजबूत हो रहा है और उस मजबूती को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये दांव फेंका है? इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक अभी-अभी मुंबई में खत्म हुई है, जिसमें सबको एक साथ चलने की बात कही गई है, जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की बात कही गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है जो सीट शेयरिंग पर और तमाम चुनाव प्रचार के तरीकों पर बातचीत करेगी, किस तरह से सीट शेयरिंग की जाएगी। लेकिन वो भी इतना आसान काम नहीं है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे साथ जाएंगी, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी किस तरह से साथ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी जगह, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर ये सीट शेयरिंग कैसे हो पाएगी। तो उसमें एक लाइन लिखी गई है, रेजोल्यूशन में एक शब्द है जिसमें लिखा गया है एज फार एज पॉसिबल। इसका मतलब जितना मुमकिन हो, जितना संभव हो, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर साझेदारी के साथ चुनाव लड़ा जाए, जिसका नीतीश कुमार जी ने पहले आइडिया दिया था, सुझाव दिया था कि हम हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करें। तो क्या ये साझा उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं 28 दल, उनके पास 326 सीटें हैं 2019 की, जहां पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो क्या वो 326 सीटों को इंडिया गठबंधन नंबर 2 से नंबर 1 में बदलने के लिए तैयार है? क्या उसकी ताकत है, उसके पास ऐसी है कि वो 326 सीटों को बदल सकता है? उनका नतीजा, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्या एक लीडर बन पाएगा? अभी संयोजक की घोषणा नहीं की गई है, इसका मतलब साफ है कि संयोजक को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार साहब ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो संयोजक नहीं बनना चाहते। कल भी मैंने एक सवाल किया था कि विपक्षी गठबंधन को जिताने के लिए एक लोकनायक जेपी जैसे लीडर की जरूरत है जो सारे लोगों को
समझा सके और हर आदमी उनकी बात मान सके। तो क्या कोई ऐसा नेता मौजूदा विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया में है? या फिर वीपी सिंह जैसा लीडर चाहिए करिश्माई, जो राजीव गांधी की 414 वाली सरकार थी, 414 एमपी उसके थे, सबसे ज़्यादा बहुमत आज तक रहा है, उसके खिलाफ भी माहौल बना सके। और भ्रष्टाचार का मुद्दा उस समय बोफोर्स का हुआ था, तो क्या आज की सरकार के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है जिस नाराजगी का फ़ायदा विपक्षी गठबंधन उठा सके? या फिर तीसरा मौका देखें हरकिशन सिंह सुरजीत साहब का, जो 97-98 में काम में लिया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार को 13 दिन से आगे नहीं बढ़ने दिया और नई सरकार यूनाइटेड फ्रंट की आखिर बना दी और देवेगौड़ा साहब को और गुजराल साहब को वहाँ पर लीडर बनाया गया। फिर बात है कि क्या यदि जो विशेष सत्र होता है उसमें रोहिणी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे सरकार रख सकती है? ओबीसी के जो पिछड़े वर्ग है, ओबीसी में जो लोगों को फायदा नहीं मिला है, जो कारीगर जातियां हैं, उनको फायदा देने का जो फैसला रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपी गई है, तो क्या उस पर भी बात आगे बढ़ सकती है? तो ओबीसी और दलित वोट को लेकर भी एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। विपक्षी गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं जो ओबीसी और दलित वोट बैंक के लिए माने जाते हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो दलित हैं, नीतीश कुमार साहब हैं, ऐसे तमाम तरीके के लोग हैं और विपक्षी गठबंधन में भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको कर सकते हैं। तो इन सब पर चर्चा होनी है। अभी विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए अभी वक्त लगेगा, क्या-क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और क्या-क्या उसमें टीथिंग प्रॉब्लम है और सड़क पर कितने गड्ढे बने हुए हैं, जो पार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, इसलिए ये दाव एक देश एक चुनाव का खेला गया और इसीलिए ये दाव विशेष सत्र का किया गया? विशेष सत्र कोई पहली बार नहीं हो रहा, इसका पूरा इतिहास है। बहुत बार विशेष सत्र हुए हैं, कुछ विशेष सत्र की बैठकें भी हुई हैं, कुछ इंडिया मूवमेंट के मौके पर भी हुआ था, उसके समारोह था, स्वर्ण जयंती समारोह था, उस पर भी हुआ। आज़ादी की स्वर्ण जयंती के समारोह पर भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। जीएसटी को लेकर भी विशेष सत्र बुलाया गया था। कोटा जो बिल था, आतंकवाद विरोधी कानून जो था, उसको पास करने के लिए भी वाजपेयी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था। तो इस तरह से बहुत मौके हुए हैं जिसमें ऐसा हुआ है, लेकिन सरकार को ये साफ करना चाहिए, जो खड़गे साहब ने कहा कि भई इसका एजेंडा क्या है विशेष सत्र का। हालाँकि प्रहलाद जोशी इसका जवाब दे चुके हैं कि बहुत जल्दी उसका जो एजेंडा है वो साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई गोपनीय बात है नहीं। सरकार अपने आप ही उसका एजेंडा साफ कर देगी अगर 5 दिन उसको सेशन चलाना है। तो क्या वो कुछ और दिमाग में सोच रही है? क्या वो चैलेंज देना चाहते हैं? क्या वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या एक देश एक चुनाव की बात होगी? क्या महिला आरक्षण की बात होगी? क्या यूसीसी को लेकर बात होगी? या रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो सकती है? या इसके अलावा कुछ और दिमाग में है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के नेता तो हमेशा कहते ही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। शायद इसी का जवाब संजय राउत यानी इंडिया की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया के गठबंधन को अब हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अब चुनाव मुमकिन और नामुमकिन के बीच में है, क्या मुमकिन हो सकता है और क्या नामुमकिन होगा, इस सबको देखना है। ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी-अभी तो बात चली है, अब आगे बढ़ेगी। कैसे इंडिया गठबंधन बढ़ता है और कैसे उसके जवाब में एनडीए नई-नई तरकीब या नई-नई नीतियाँ लेकर आता है, नए प्लान लेकर आता है। सरप्राइज़ेज़ और चैलेंजेज़ का ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। यूँ समझिए अभी तो शुरू हुआ है, तो हर दिन एक नए सरप्राइज़, एक नए चैलेंज के लिए नज़र बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए सत्यनिधि पर, क्योंकि हर चैलेंज को, हर सरप्राइज़ को हम फैक्ट्स के साथ ईमानदारी से रखने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए, जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।